अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 12 तारीख है, इतवार का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर अडियाला से आ रही है, जहां पर 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के ओहदेदारान, वज़रा और अमायदीन को ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया है कि इतवार के रोज आज अडियाला जेल के दरवाजे खुल रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी वहां जा रही है। इमरान खान साहब से उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात होने जा रही है। जिस वक्त ये वीडियो आप देख रहे होंगे, हो सकता है ये मुलाकात शुरू हो चुकी हो या होने जा रही हो। इसके अंदर से क्या निकलता है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। फिर जाली सरकार के अमायदीन और वज़रा इस कदर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस और इस कदर कंफ्यूज हो चुके हैं, ये कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं बिटवीन इमरान खान एंड मरियम नवाज, और अपने मुंह से कहते फिर रहे हैं कि मरियम नवाज की इमरान खान साहब के सामने कोई हैसियत नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये इमरान खान का कोई यार दोस्त, उनकी पार्टी का बंदा नहीं, बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब के दस्ते रास्त कह रहे हैं। फिर हमारे यहां सहाफियों के खिलाफ एक प्रोपेगेशन अब नेशनल मीडिया के ऊपर शुरू हो चुकी है। अब सार आलम साहब ने अपने एक प्रोग्राम के अंदर पूरा एक हिस्सा कर डाला चंद यूट्यूबर्स के ऊपर और उनकी कमाई के ऊपर। आज उसका मैंने पोस्टमार्टम करना है बड़ी डिटेल के साथ, तो वो भी आपने जरूर मुलाजा करना है। फिर इमरान खान साहब की आस्तीन के जो सांप हैं, वो जो कल तक अपने आप को शेर समझते थे, असल में कागजी शेर निकले हैं। अब इनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। मैं शेर अफजल मरवत साहब की बात कर रहा हूं। इन्होंने क्या बोल दिया है, कितना बोला है, क्या इनको यह बोलना चाहिए था, इनकी हैसियत औकात उतनी है कि इमरान खान साहब को मुंह दे सके, उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ लोग सियासत में हिस्सा लेने जा रहे हैं, वो कौन है, उनकी डिटेल्स भी और कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता हो सकता है। मेरा ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम वेरीफाइड हैंडल है उसको फॉलो कर लें। कभी डायरेक्ट मैसेज करना पड़ जाए, कोई खबर देनी पड़ जाए, तो आप मुझे दे सकते हैं। आज से व्लॉग अपने नॉर्मल टाइम के मुताबिक होंगे, यानी पहले वाला अभी, फिर 4 बजे के करीब और रात 9 बजे के करीब, तो उसको बगौर देखिएगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इमरान खान साहब की। इमरान खान यानी मुर्शिद यानी कैदी नंबर 804 यानी कप्तान जेल के अंदर बैठा है। उन्होंने इनकी टेबल के ऊपर बैठकर इनकी टेबल को पलट कर रख दिया, ये कह करके मैं रिटर्न मुतालबात देने को तैयार हूं, जरा आकर बैठो तो सही, अपनी हैसियत दिखाओ तो सही। एक मुलाकात तो तुमसे हो नहीं पा रही मुज़ाकराती टीम की इमरान खान से, तो उन्होंने इनको तख्ते तवे पर ऐसा बिठाया कि आज कभी रात को 12 बजे खुलते हैं दरवाजा, कभी सुबह 7 बजे अडियाला जेल का, आज दोपहर 2:30 बजे अडियाला जेल का मुज़ाकराती कमेटी के लिए दरवाजा खुल रहा है। इमरान खान साहब से मुलाकात होने जा रही है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TORs जो इस मुलाकात के अंदर से निकलेंगे, उसके ऊपर अगली मशावरती मीटिंग होगी बिटवीन अयाज सादिक, उनकी पार्टी, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत। इसके अंदर से निकलता है, कुछ नहीं निकलता, ये सब अपनी जगह के ऊपर। लेकिन हालात में आपको फिर बता रहा हूं कि आलमी दबाव इतना है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव इतना है, ओवरसीज पाकिस्तानीज का दबाव इतना है, और फिर वो मुहिम्मात जिनको गैर फितरी बाइकॉट मुहिम्मात कहा जा रहा है, उसका दबाव इतना है कि ये जाली फॉर्म 47 की मैंडेट चुरा के आने वाली इक़्तिदार में जो सरकार है, ये इसके पांव उखड़ चुके हैं, इनके पांव के नीचे से जमीन निकल चुकी है। अब ये इधर जाते हैं तो ऊ करते हैं, उधर जाते हैं तो ऊ करते हैं, और इनको चू करने का मौका भी नहीं मिल रहा। आगे जाते हैं तो मौत, पीछे आते हैं तो मौत। तो इमरान खान साहब वो खिलाड़ी है जिसने जेल में बैठकर इनको ऐसी बंद गली में ला खड़ा किया है, ना तो ये आगे जा सकते हैं ना ये पीछे जा सकते हैं। मेरी नजर में टॉप स्टोरी है, इसके अंदर से क्या निकलेगा गाहे बगाहे आपको बताता रहूंगा। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल के दिन में 6 बड़े इवेंट्स हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कल मैराथन अपडेट्स आपको देता रहूं। कल 6 बड़े इवेंट्स हैं। आज के इस मुज़ाकराती अमल का कल से बराह रास्त या बिलवास्ता ताल्लुक भी है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूंगा। लेकिन अभी जरा बात कर लेते हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की। बज़ाहिर ये दस्ते रात हैं मियां नवाज शरीफ साहब के। ये कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं बिटवीन मरियम नवाज शरीफ एंड इमरान खान, और कहते क्या है ये जरा सुनिएगा। वो कहते हैं मरियम नवाज शरीफ की वो हैसियत नहीं है जो इमरान खान की है। यानी इनकी अपनी पार्टी के अंदर या तो इतनी बड़ी कोई डिवाइड या दरार पड़ चुकी है, या फिर ये इतने कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है, या फिर इतने कोई शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो चुके हैं, इनको समझ नहीं आ रही। पूरा मैं इनका कॉन्टेक्स्ट एक टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर ये बोलते हुए मैंने सुना। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने वज़ीर आज़म के लिए जिस तरह का लक़ब अपने ट्वीट में इस्तेमाल किया, उससे मुज़ाकरात का माहौल
ضرور متاثر ہوتا ہے جب انہوں نے عمران خان کو اردلی کا لقب دیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ پھر کہتے ہیں مریم نواز کی وہ حیثیت نہیں جو عمران خان کی ہے، مذاکرات عمران خان کی جانب سے شروع کیے گئے، وزیر اعظم مریم نواز یا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے نہیں۔ عرفان صدیقی نے کہا، انہوں نے سب کو رگڑ دیا اس کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ مریم نواز کی وہ حیثیت نہیں ہے جو عمران خان کی حیثیت ہے۔ بھئی کیا کہنا چاہ رہے ہو، کس کو سنانا چاہ رہے ہو؟ اصل میں آپ کو پوائنٹ جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے اپنے درمیان بھی بڑی ڈیوائیڈ ہے اس وقت جو ہے، وہ سخت آنکھیں دکھا دی گئی ہیں میاں شہباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ کو، اور بڑے بڑے امیدوار ان کے اندر سے پیدا ہو چکے ہیں جو غیر مشروط طریقے سے عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنے کے لیے تیار ہیں، اور ان امیدواروں میں سر فہرست ہیں خواجہ آصف صاحب، پھر احسن اقبال صاحب اور بہت سارے لوگ۔ لیکن اس ساری کہانی کے اندر پتہ گول ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، بوریا بستر گول ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے میاں شہباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ کا، اور اس میں مریم نواز شریف صاحبہ کو شاید تھوڑا سا ایج حاصل ہے کسی بھی وجہ سے، I don't know، کہ وہ ابھی رہیں گی سیاست کے اندر، تو یہ کھل کر اب ان کے خلاف بولنا شروع ہو گئے کہ ان کے لیے اگر کوئی جگہ بنتی ہے تو اس سے پہلے ان کے لیے ان کے راستے بند کر دیے جائیں۔ تو یہ عرفان صدیقی صاحب نے یہ بول دیا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، میں ذرا ایک نام نہاد صحافتی لبادے میں پی ایم ایل این کے ورکر ہیں ابصار عالم صاحب، کھل کر بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کا پتہ نہیں چلتا، ایک تو ہے وہ فہد حسین صاحب اور ایک یہ ہیں ابصار عالم صاحب، پتہ کوئی نہیں چلتا، کسی دن یہ سپوکس پرسن بن جاتے ہیں، ایڈوائزر بن جاتے ہیں، چیئرمین پیمرا بن جاتے ہیں، پھر صحافی بن جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے شو کے اندر ایک پراپر پارٹ کر ڈالا، پتہ نہیں پورا شو بھی کیا ہوگا، میں نے دیکھا نہیں، وہ کلپ میرے تک پہنچا، اور پارٹ یہ تھا کہ انہوں نے یوٹیوبرز کی کمائی بتائی، کسی کی $50,000 بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نوائے وقت میں کام کرتے تھے تو ان کی سیلری اتنی ہوتی تھی، کسی کی $30,000 بتاتے ہیں، تو ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ 2-3 مین یوٹیوبرز تھے بڑے جو بہت عرصے سے یوٹیوب کر رہے ہیں، ہم تو ابھی نووارد ہیں نا، چند مہینوں کے اندر ہی ہم نے کھینچ لیے 500,000، وہ تو 5-5 4-4 بلین سبسکرائبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کی $50,000 ہے، اس کے اتنی $1,000 ہے۔ سب سے پہلا سوال، یوٹیوب سے وہ جو پیسے کماتے ہیں وہ سرکار دیتی ہے، ٹی وی چینل دیتا ہے، نون لیگ دیتی ہے، یا ابصار عالم صاحب آپ کی جیب سے جاتے ہیں؟ یہ لفافہ تو نہیں ہے نا؟ تو ان کے ویوز ہیں، وہ بکتے ہیں، پبلک دیکھتی ہے، ان کی کریڈیبلٹی ہے، پبلک لائک کرتی ہے، آپ سے تو نہیں لیتے۔ وہ کسی جماعت کے ترجمان تو نہیں ہے، یا کسی پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر کہیں کوئی ایڈوائزر یا چیئرمین پیمرا تو نہیں رہ چکے، تو آپ کو پرابلم کیا ہے؟ آپ چپ کر کے اپنے اثاثے دکھا دیں کہ آپ نے جب چیئرمین پیمرا تھے کتنی تنخواہ لی، کس جماعت کے پے رول کے اوپر تھے، یا آپ چینل کے اندر ہیں کتنی تنخواہ لے رہے ہیں۔ بھائی آپ کو خنک اس بات کی ہے کہ ویوز نہیں، آپ کے چینل کے ویوز نہیں آتے، یہ حالات ہیں، تو آپ کو شرم بھی نہیں آتی کہ لفافوں کو کل کو انہوں نے کھول دیے آپ کے کھانچے کہ آپ نے کتنے لفافے آج تک کتنے لوگوں سے لیے، لگ پتہ جانا ہے آپ کو، تو میرے خیال میں آپ کو شرم اور لحاظ سے کام لینا چاہیے۔ آپ صحافی نہیں رہے، اپنے منہ سے کہا تھا، یہ پتہ نہیں پاکستان میں کون سا ٹرینڈ ہے کہ آپ 3 سال کے لیے صحافی نہیں رہتے، اس کے بعد صحافی بن جاتے ہیں، پولیٹیکل جماعت کے ورکر بن جاتے ہیں، پھر آپ انڈیپینڈنٹ صحافی بن جاتے ہیں، یہ بڑا عجیب ہی کوئی فنڈا ہے۔ تو انہوں نے 3 صحافیوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تھی، میں ڈیٹیل آپ کو دے دیتا ہوں، صابر شاکر، عمران ریاض خان، ڈاکٹر معید پیرزادہ، ہم جیسے لوگوں کو کہ یہ ان کے یوٹیوبرز کے بڑے پیسے آتے ہیں، یہ جھوٹ بول کے جھوٹ کماتے ہیں۔ اس وقت جو ایپی سینٹر آف دا فیک نیوز ہے وہ نیشنل میڈیا ہے، مجھے اس میں کہنے میں کوئی اعتراض یا آر نہیں ہے، بغیر کسی ویریفیکیشن کے جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرتے ہیں اور دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہم سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے، جھوٹے ہیں، نیشنل میڈیا سارا جھوٹا ہے، ان کی ویب سائٹ جھوٹی ہیں، ان کے ڈیجیٹل پورٹلز کے اوپر سچ بولا جاتا ہے، جا کر دیکھیں فرق ان کو پالیسی کا نظر آئے گا آپ کو، ٹی وی چینل پہ کچھ اور بولتے ہیں، یوٹیوب پہ کچھ اور بولتے ہیں، ان کے تھمب نیل بتا دیں گے آپ کو کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی، آج ایک اور میرے پاس خبر آ رہی ہے، وہ منصور عثمان آوان اٹارنی جنرل، انہوں نے سیاست کا باقاعدہ آغاز کر دیا، اور پھر ہوا کیا، سین اصل کہانی کیا ہوئی ہے، یہ میں سٹوری جو ہے، یہ hمارے دوست ہیں وسیم ملک صاحب رپورٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان نے آج مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے عملی سیاست کا آغاز کر دیا، نون لیگ انہوں نے جوائن کر لیا، آخر کچھ نہ کچھ تو ریوارڈ ملنا تھا نا، جو انہوں نے غیر قانونی، غیر آئینی، 2 نمبر قسم کی انلیجٹمیٹ، انکانسٹیٹیوشنل ترامیم کروا کر اس کے بعد ان کو ریوارڈ تو ملنا تھا۔ وہ سابق ڈی جی ایف آئی اے کو بھی مل گیا ریوارڈ، ہم نے دیکھ لیا، اس طرح بہت سارے ایسے ہرکارے ہیں جو ان کے ساتھ جج، وکیل اور سابق اداروں کے سربراہ، نون لیگ ان کو اکوموڈیٹ کرتی ہے، سب کو پتہ ہے، تو ان کو بھی کر دیا۔ تو اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان نے آج مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے عملی سیاست کا آغاز کر دیا ہے۔
आपने आबाई इलाके खुशाब में रैली निकाली, जलसे से खिताब किया, तरक्याती मंसूबे के संग बुनियाद रखा। दिलचस्प बात यह है कि खुशाब के उसी हल्के, सुनिएगा, वो कहते हैं दिलचस्प बात यह है कि खुशाब के उसी हल्के NA 87 के फॉर्म 47 के MNA मलिक शाकिर बशीर अवान भी इसी मंसूबे के इफ्तिताह करना चाहते थे, मगर ना कर सके क्योंकि उनका मुकाबला इस ताकतवर अटॉर्नी जनरल से था जो फॉर्म 47 निकालने, अवामी मैंडेज को बुलडोज करने वालों के बहुत लाडले हैं। और नून लीग तमाम मुकामी क़यादत ने भी अपने MNA की बजाय अटॉर्नी जनरल का साथ दिया। ये पाकिस्तान के मरूजी हालात हैं। अब आप देखिए कि आप मैंडेट चोरी कराने में साथ देते रहें तो उसके बाद आपको नतीजे ये मिलते हैं। अब आ जाते हैं कागजी शेर की मैं बात कर लेता हूँ। शेर अफजल मरवत साहब, ये सबसे पहले तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि ये कहते क्या है, जरा सुनिएगा। मैंने तो पार्टी के लिए खिदमत की थी, पार्टी का मुझ पे कर्ज नहीं था। बताता हूँ, किसी एक का मुझ पे रद्दी बराबर एहसान नहीं है। मैं अगर उठा हूँ और पार्टी की पूरी कैंपेन चलाई है, कसमन कहता हूँ ये कैंपेन न चलाते आपको खंबे भी न मिलते, आपको खंबे भी न मिलते। कैंपेन चलाई उस दौर में, इल्जाम लगाते हैं कि जी इसको मौका दिया गया। मुझे मौका दिया तो वो लाखों लोग जो मेरे साथ निकले, ये हम सब मिले हुए थे। ये शेर अफजल मरवत साहब है। अच्छा, इनको पता नहीं किस चीज का ज़ोम है, इनको ये पता नहीं कौन सी खाम ख्याली में रहते हैं। इनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि आपने कैंपेन चलाई तो आपके पास बेचने के लिए एक सौदा था, वो सौदा था इमरान खान का नाम। इससे पहले आप मुतअद्दिद इलेक्शंस में खड़े हो चुके हैं। 2018 इलेक्शन लकी मरवत NA 36 में टोटल 92 वोट पड़े, PK 91 में 33 वोट लेकर आखिरी नंबर पर आते वक्त इस वक्त इनकी कायदाना सलाहियतें मर गई थी। इनको अंदाजा नहीं था कि ये कायद है। अब ये कायदे आजम सानी बनने के चक्कर में। और भाई आपके पास सौदा था इमरान खान जो बिकता रहा। आप 100 नहीं 1000 दफा जन्म लेकर आ जाए शेर अफजल मरवत साहब, बसद एहतराम मैं आपसे कह रहा हूं, 1000 दफा जन्म लेकर आ जाएं, आपको वोट पड़ा इमरान खान के नाम पर पड़ा। आज भी आपकी शनाख्त है इमरान खान यानी कैदी नंबर 804 की वजह से है। और आप इस तरह की अहमकाना, बेवकूफाना, जज्बाती स्टेटमेंट देने की बजाय खामोशी इख्तियार करेंगे तो शायद इज्जत बच जाएगी। लेकिन ये जो हरकत आप कर रहे हैं इससे अपना लेवल भी डाउन कर रहे हैं। और जब इमरान खान वायर आया और सबसे पहले आपका पता काटना है, तो इसलिए थोड़ी शर्म, लिहाज, हया, और आपको जिसने सीट दी है, ठीक है आपने कैंपेन की थी, उस वक्त आप एक रेलेवेंट किस्म की शख्सियत थे, बड़ी अच्छी कैंपेन की थी, लेकिन कैंपेन करने के लिए आपके पास मंजन क्या था बेचने के लिए? अभी आप चले जाएं कर लें कैंपेन कि मैं इमरान खान के खिलाफ खड़ा हूं, लग पता जाएगा आपको बाहर। तो इसलिए वो बात करनी चाहिए जो रियलिटी के करीब हो। जज्बात में आकर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे किसी को पता ही ना चले कि आपने क्या बात की क्या नहीं बात की। अच्छा, कुछ आगे चलते हैं। एक और बड़ी खबर है, वो ये है कि इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से हिदायत जारी कर दी है। अपोजिशन लीडर इस ज़िम्न में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के हवाले से अहम खत लिखेंगे। 26 जनवरी को सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती हो तो माजत, ज्यादा बुरी लगती हो तो इंतहाई माजत, और ज्यादा बुरी लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये मौलाना फजल रहमान साहब ये कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट का गैर सियासी होना भी सियासी होता है। सियासतदानों पर अफसोस है कि समझौते कर लेते हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूं, याद दहानी करा रहा हूं, और फिर आपको इंतबाही नोट यानी डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि ये रॉन्ग नंबर है, बच के रहना है। यार 4-5 महीने बाद, 3-4 हफ्ते बाद उठते हैं, शुरली छोड़ते हैं, और ये कौन है, किसका बंदा है, कब से है, कब तक रहेगा, सबको पता है। इसलिए अलहाज मौलाना फजल रहमान थाईलैंडवी रहमतुल्लाह अलैह दामत बरकातहुम करने दें इनको, ठीक है। आगे चलते हैं जी। मतीउल्लाह जान साहब ये मंसूर उस्मान अवान के बारे में कहते हैं कि एक सरकारी चीफ लॉ ऑफिसर जो सुप्रीम कोर्ट में सियासी और आईनी सवालात पर गैर जानिबदाराना राय देने का पाबंद है, वो कैसे इस बात कर फख्र कर सकता है कि उसने हुक्मरान जमात से अपने इलाके के लिए अरबों रुपए के तरक्याती काम करवाए। ये मंसूर उस्मान अवान साहब के ऊपर उन्होंने कॉमेंट किया है, और ये हालात है। और इनके हालात ये हैं कि अपने ही लीडर्स को कुछ ना कुछ कहते फिर रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। थोड़ी देर बाद जो है इमरान खान साहब से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात हो जाएगी और वो बाहर आकर बताएंगे कि वो क्या कहते हैं। कल के दिन पे इंपॉर्टेंट फैसले, कौमी असेंबली का इजलास, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स, 6 बिग हैपनिंग्स होने जा रही हैं। 6 तो उसकी जो डिटेल्स होगी कोशिश करूंगा कल मैं मैराथन करूं, यानी अपने रेगुलर व्लॉग से ज्यादा व्लॉग होंगे, क्योंकि डेवलपमेंट्स इतनी बड़ी होंगी हम पीछे हट नहीं सकते। तो इसलिए गुजारिश है कि आपने दुआओं में याद रखें। व्लॉग से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।